शुरू करते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स का। ये ऑब्जेक्टिव स्पेशल वीडियो है जो क्लास 9th का है। क्लास 9th का ऑब्जेक्टिव स्पेशल इकोनॉमिक्स के वीडियो को हम लोग देख रहे हैं, कंप्लीट करेंगे टॉपिक को। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 को कंप्लीट कर चुके हैं और ये क्या है, पार्ट 2 है जो अंतिम पार्ट है, जो अंतिम पार्ट है, लास्ट पार्ट है। इसमें जो भी बाकी रह गया था पिछले वीडियो में इकोनॉमिक्स का, इसमें पूरा करने का काम किया गया है। बस 2 वीडियो देखना है, वॉच करना है इकोनॉमिक्स का क्लास 9th का, और पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। चाहे वो आप 9th इकोनॉमिक्स को कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए पढ़ रहे हैं और चाहे आप बेस मजबूत करने के लिए इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं, क्योंकि 9th क्लास से ही इकोनॉमिक्स की शुरुआत होती है। शुरू करते हैं हम लोग बहुत ही आसान भाषा में और सीखते चलते हैं, याद करते चलते हैं। आपको सुनना है और इसको समझना है और क्या करना है कि नोटबुक में आपको नोट करते चलना है। शुरू करते हैं हम लोग। उत्पादन के सक्रिय साधन कौन है? तो उत्पादन के सक्रिय साधन है श्रम। कौन है? श्रम, लेबर। क्या है? उत्पादन के सक्रिय साधन श्रम है, जबकि उत्पादन के निष्क्रिय साधन भूमि है। 2 बात याद रखेंगे कि उत्पादन के निष्क्रिय साधन भूमि है और उत्पादन के सक्रिय साधन कौन है? तो श्रम है। ये दोनों आप नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुविध फसल प्रणाली क्या है? मल्टीपल क्रॉप सिस्टम क्या है? क्रॉप मतलब फसल, तो मल्टीपल क्रॉप सिस्टम या बहुविध फसल प्रणाली क्या है? तो एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा किया जाता है, फसल लगाया जाता है, तो उसी को कहते हैं हम लोग बहुविध फसल प्रणाली। बात कंप्लीट हुआ। और क्या है कि मजदूरी के बारे में समझिए। मजदूरी क्या है? मजदूरी जिसे वेज भी कहते हैं हम लोग। तो क्या है मजदूरी? श्रम के प्रयोग के बदौलत, बदले में, श्रम के प्रयोग के बदले में दी गई कीमत को ही मजदूरी कहते हैं। वह मजदूरी 2 तरीके के हो सकते हैं, शारीरिक मजदूरी या मानसिक मजदूरी। अगर टीचर, डॉक्टर क्या कर रहा है तो मानसिक रूप से काम कर रहा है, तो क्या होगा उसका वो भी मजदूरी है, लेकिन उसको हम लोग वेतन के तौर पे जानते हैं। जबकि शारीरिक जो मेहनत लगता है, श्रम लगता है, उसको हम लोग किसमें मानते हैं? तो मजदूरी में मानते हैं, समझते हैं। इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं कि श्रम के बदले में, काम के बदले में आपको दी जाने वाली जो कीमत चुकानी पड़ती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मजदूरी कहते हैं। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हम लोग। प्रोफेसर मार्शल ने 2 चीजों पे 2 स्टेटमेंट दिया है, 2 बात रखा है, 2 बात कहा है, समझाया है। पहला तो श्रम पे और दूसरा पूंजी पे। श्रम पे वो क्या बात कहते हैं कि श्रम का मतलब मनुष्य के आर्थिक कार्यों से है। श्रम का मतलब मनुष्य के आर्थिक कार्यों से है, चाहे वह हाथ से किया जाए चाहे वो मस्तिष्क से किया जाए। वही जो हम पहले थोड़ा देर पहले बोल रहे थे मजदूरी के बारे में, कि श्रम के बदले में जो कीमत चुकाई जाती है उसी को मजदूरी कहते हैं। वही तो बात प्रोफेसर मार्शल भी कह रहे हैं, समझा रहे हैं। वो अर्थशास्त्री हैं और क्या कहते हैं कि श्रम का मतलब वह है मनुष्य के आर्थिक कार्य से है। आर्थिक कार्य से है, चाहे वह हाथ से किया जा रहा है और चाहे वो मस्तिष्क से किया जा रहा है, दोनों को क्या कहते हैं? श्रम कहते हैं। तो श्रम पे बात हो गया। मार्शल का याद रखेंगे, स्टेटमेंट के तौर पर भी पूछ सकता है कि श्रम का मतलब मनुष्य के आर्थिक कार्यों से है, चाहे वह हाथ से किया जाए चाहे वो मस्तिष्क से किया जाए। यह कथन किसका है? तो प्रोफेसर मार्शल का है। आगे बढ़ते हम लोग। पूंजी के बारे में मार्शल का कहना है कि प्रकृति की निःशुल्क देने को छोड़कर, मतलब प्रकृति से जो भी चीज निःशुल्क में मिल रहा है उसको छोड़ दीजिए, बाकी जो संपत्ति है जिससे आय प्राप्त होती है उसको पूंजी कहते हैं। मतलब क्या है कि प्रकृति द्वारा, नेचर द्वारा जो चीज मिल रहा है उसको छोड़कर बाकी दूसरे चीजों से जो आपको संपत्ति प्राप्त होती है, पूंजी, आय प्राप्त होती है, उसी को क्या कहते हैं? पूंजी कहते हैं, इंग्लिश में कैपिटल। आगे बढ़ते हैं लोग। सर्वप्रथम जनगणना कब हुआ था? तो 1872 में। कब हुआ था? 1872 में हुआ था, याद रखिएगा।
और नियमित रूप से जनगणना 1881 में, नियमित रूप से जनगणना 1881 में हुआ था, याद रखिएगा। 1881 से नियमित रूप से 10-10 साल पे जनगणना होते चला आया और 1872 में पहली जनगणना हुई थी, याद रखेंगे। और महान विभाजक वर्ष किसे कहते हैं? तो महान विभाजक वर्ष कहते हैं, आप याद रखेंगे, 1921 को। महान विभाजक वर्ष किसे कहते हैं? 1921 को। अब इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि हर एक साल, हर एक जनगणना के बाद हम ये देखते हैं आंकड़े को कि हमेशा बढ़ा है, जनसंख्या बढ़ा है हमेशा। लेकिन 1921 की जब जनगणना हुई तो उस साल जनसंख्या बढ़ा नहीं था, जबकि जनसंख्या घट गया था। इसका मतलब क्या है कि एक ट्रेंड, नया ट्रेंड देखा गया कि जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट रही थी। इसीलिए इसको हम लोग मानते हैं महान विभाजक वर्ष, याद रखना है। ये इस बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हम लोग। शहरी क्षेत्र में व्यक्तियों के लिए आवश्यक कैलोरी कितनी होती है, कितनी चाहिए? तो वह है शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी। 2100 कैलोरी याद कर लेंगे। शहरी क्षेत्रों के लिए व्यक्तियों को भोजन के रूप में कितनी कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है? तो 2100 कैलोरी। 2100 कैलोरी का अगर एनर्जी आप प्राप्त कर ले रहे हैं, शहरी क्षेत्र में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर रह रहे हैं तो आपको 2400 कैलोरी चाहिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनका शारीरिक रूप से ज़्यादा मेहनत होता है, इसलिए उनको कैलोरी में, खाने में, भोजन में ज़्यादा कैलोरी की मात्रा लेनी चाहिए। इसीलिए उसके लिए फिक्स है 2400 कैलोरी, जबकि शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी। ये याद रखेंगे। ये योजना आयोग ने इसको मापदंड को बनाया था शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में। आगे बढ़ते हम लोग। एमपीसीई का मतलब क्या है कि मंथ पर कैपिटा इनकम। मंथ पर कैपिटा इनकम के आधार पर गरीबी रेखा के बारे में कहा जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहा है, गाँव में रह रहा है, अगर वो महीने का 328 रुपया कमा लेता है तो वो गरीब नहीं है। 328 रुपया महीने का कमा लेता है तो गरीब नहीं है। और शहरी क्षेत्रों के लोग अगर 454 रुपया कमा लेते हैं तो भी गरीब नहीं कहे जाएंगे। किसके हिसाब से? तो एमपीसी के हिसाब से। गरीबी पे समय समय पे अनेक समितियों को गठित किया गया है और वो अपना रिपोर्ट देने का काम की है। उसमें से एक और फेमस है तेंदुलकर समिति, जो गरीबी पे 2009 में रिपोर्ट दिए थे। 2009 में तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट आई थी, जिसमें कहा गया था कि अगर शहर के लोग हैं, अगर वो पर डे 33 रुपया का अर्जन कर लेते हैं, कमा लेते हैं, तो गरीब नहीं है। अगर गांव के लोग हैं, अगर 27 रुपया कमा लेते हैं पर डे, प्रतिदिन, तो वो गरीब नहीं कहे जाएंगे। गरीबी का डिफिनेशन ये लोग दिए हैं। 2014 में सी रंगराजन की एक आती है समिति, गठित की जाती है। उन्होंने गरीबी पे क्या किया? अपना रिपोर्ट देने का काम किया। ये तुमने देख लिए। आगे देख लो, मध्याह्न भोजन, मिड डे मील प्रोग्राम। क्या नाम है इसका इंग्लिश में? वही ज़्यादा सही है, याद रखना। यहाँ पे देखेंगे मध्याह्न भोजन योजना। इसमें क्या है कि इसको इंग्लिश में कहते हैं मिड डे मील प्रोग्राम। मिड डे मील प्रोग्राम का मतलब है कि मध्य दिन में, मतलब कहने का मतलब कि टिफिन के समय में 1 बजे 2 बजे क्या होता है भाई, दिन का ये बीच का समय है, तो इसी को कहते हैं कि बीच के समय में सरकार ने इसके लिए क्या किया कि स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में बच्चों को खाने के लिए एक योजना बनाई, जिससे क्या किया जाएगा कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को टिफिन के समय में खाने की व्यवस्था की गई। उसी प्रोग्राम को, इसी योजना को, उसी कार्यक्रम को कहा जाता है मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील प्रोग्राम। जो कब से शुरू हो रहा है? तो मिड डे मील प्रोग्राम शुरू हो रहा है 15 अगस्त 1995। 15 अगस्त 1995। यहाँ पे 15 अगस्त 1995 में क्या शुरू होता है? मिड डे मील प्रोग्राम शुरू हुआ था। ये आप याद रखेंगे। और प्राथमिक विद्यालयों में सबसे पहले लागू किया गया, बाद में से मध्य विद्यालयों में भी लागू किया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
लाभदायकता क्या है? लाभदायकता काम के अभाव की स्थिति को कहते हैं। काम के अभाव की स्थिति को लाभदायकता कौन कहा है? तो अमर्त्य सेन ने। प्रश्न बनेगा कि लाभदायकता काम के अभाव की स्थिति है, यह कथन किसका है? तो अमर्त्य सेन का है। याद रखेंगे, ये अमर्त्य सेन वही जिनको नोबेल प्राइज भी मिला है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में बेरोजगारी के टोटल कुल कितने स्वरूप देखे जाते हैं? तो 10 स्वरूप देखे जाते हैं, 10 स्वरूप देखे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी क्या है? तो मंदी के दिनों में मांग घट जाने के कारण जो बेकारी फैलती है उसे ही चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। मंदी हुआ, आर्थिक मंदी आया, जिसके कारण मांग की स्थिति में, मांग में क्या हो गया? कमी आ गई, जिसके कारण लोगों को कंपनी से निकाला जाने लगा। जैसे कोरोना के समय आप देखे होंगे कि मंदी का एक स्वरूप देखने को मिला। उस मंदी के स्वरूप में क्या हुआ कि लोगों को काम से निकाला गया बड़े संख्या में, तो उसे ही कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी। क्या कहते हैं? चक्रीय बेरोजगारी। असली भारत गांव में बसता है, यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी का है। ये भी प्रश्न बनता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और क्या देखेंगे? सिंचाई के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या है? सिंचाई के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है कुआं और नलकूप। कुआं और नलकूप। खासतौर पे क्या देखते हैं हम लोग बिहार में कि कुआं और नलकूप से ही सिंचाई का काम ज़्यादा होता है। बिहार की शोक कोसी नदी को कहा जाता है। पिछले भी वीडियो में हम लोग कवर किए हैं और यहाँ पे याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी। कोसी नदी में 2008 में बहुत ही भयानक बाढ़ की स्थिति आई थी, जो अब तक माना जाता है कि बिहार में उतना बड़ा भयंकर बाढ़ नहीं आया था। 2008 याद रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं लोग। दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता किसने जताई थी? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वो राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने एक कहा था कि भाई दूसरी हरित क्रांति, जैसे पहली हरित क्रांति 1965-66 में आया था डॉक्टर स्वामीनाथन के नेतृत्व में, तो गेहूं की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, खाद्य फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, इसकी जिक्र हम लोग कल कर चुके हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि एक बार और आए, एक बार और हरित क्रांति की जरूरत है। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का है। आगे बढ़ते हम लोग। एक और प्रश्न यहाँ से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कृषक मजदूर के प्रकार। कृषक मजदूर के प्रकार। तो कृषक मजदूर के सामान्यतः 3 प्रकार हैं। कृषक मजदूर के सामान्यतः कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं। पहला वह है जो खेतों में काम करने वाले मजदूर हैं, जो लोग खेत में काम करते हैं, उनकी एक कैटेगरी है। दूसरा है कृषि से संबंधित कार्य करते हैं। कृषि से संबंधित कार्य करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि भाई भेड़ बकरी पाल लिए हैं, पशुचारण का काम कर रहे हैं, मछली का काम पकड़ने का काम कर रहे हैं और कृषि का भी काम कर रहे हैं। तो वैसे को क्या है? दूसरा कैटेगरी। और तीसरा है जो कृषि के अलावा अन्य कार्य करते हैं। जैसे मान लेते हैं क्या है भाई, जो घरों में मजदूरी के तौर पे काम करते हैं, ईंटा ढोने का काम करते हैं, बालू छड़ गिट्टी पे घरों में दो राजमिस्त्री के साथ काम करते हैं, ये सब जो है मजदूर के, तो ये तीसरा है जो कृषि से संबंधित नहीं है, कृषि के अलावा है। तो इस प्रकार से कृषक मजदूरों के कितने प्रकार हुए? 3 प्रकार हुए। और क्या है कृषक मजदूरों को? और क्या है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग के आधार पे इसको 2 भागों में बांटते हैं। पहला है भूमिहीन कृषक और दूसरा है छोटा किसान। पहला है भूमिहीन कृषक, जिसके पास एक भी थोड़ा भी जमीन का टुकड़ा नहीं है जिसपे वो खेती का काम कर सके, उसी को कहते हैं भूमिहीन श्रमिक। और दूसरा है बहुत छोटा किसान, उसके पास जमीन है, खेती के लिए जमीन है, लेकिन बहुत ही कम है। दो आधारों पे बांटता है राष्ट्रीय श्रम आयोग, इसको 2 आधारों पे बांटता है। और हम लोग जनरली क्या देखते हैं कि 3 आधार के कृषक मजदूर होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ? बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1976 में पारित हुआ। कब हुआ?
1976 में पारित हुआ। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि को कहा जाता है, इसको भी आप नोट कर लेंगे। और दरिद्रता, दरिद्र कृषि, दरिद्र राजा और दरिद्र देश, भारत के संदर्भ में भारत को किसने कहा था कि यहाँ पे कृषक क्या है, कृषि क्या दरिद्र है, यहाँ का राजा क्या है, दरिद्र है, और यह देश कैसा है तो दरिद्र है। यह कथन किसका है तो क्वेसन का है, क्वेसने का है, क्वेसने का है, जो फ्रांस के थे। किस देश के थे, फ्रांस के थे। और देखेंगे हम लोग कि मकई के उत्पादन में बिहार का स्थान 5वां है। मकई के उत्पादन में बिहार का स्थान 5वां है। किताब में आप एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो उसमें पुराना डेटा दिया हुआ है, उस डेटा को हम अपडेट करके बता रहे हैं। उसमें दिया है कि दूसरा है, जबकि अभी वर्तमान स्थिति में क्या है, 5वां स्थान है उत्पादन के मामले में। पहला है आंध्र प्रदेश का, पहला किसका है, आंध्र प्रदेश का। और क्या याद रखेंगे, बोर्ड पे तो हो ही गया, और कुछ बात आप सुन लीजिए और उसको नोट कर लीजिए ताकि आपका तैयारी बिल्कुल इकोनॉमिक्स का मजबूत हो जाए, 9th का क्लियर किया जाए। मॉरिशस के राष्ट्रपति हैं सर शिवसागर राम गुलाम, सर शिवसागर राम गुलाम कौन है तो मॉरिशस के राष्ट्रपति हैं। और राष्ट्रपति तो थे ही, राष्ट्रपति बने हैं, लेकिन उन्हें मॉरिशस का राष्ट्रपिता भी कहते हैं। वो कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए मॉरिशस के राष्ट्रपति थे और उन्हें मॉरिशस का क्या कहते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं। किन्हें, सर शिवसागर राम गुलाम को, जो बिहार के भोजपुर जिला से संबंधित है, जो बिहार के भोजपुर जिला से संबंधित है, याद रखेंगे। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ 1948 में, 1948 में, इसको याद रखेंगे। भूदान आंदोलन कब हुआ, याद रखेंगे 28 अप्रैल 1951 में, 28 अप्रैल 1951 में भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसके नेता विनोबा भावे थे। जिसके नेता कौन थे, भूदान आंदोलन के नेता कौन थे तो विनोबा भावे थे। इसकी शुरुआत उन्होंने आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव से किए थे। भूदान आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे, ये एग्जाम में पक्का आ सकता है। आगे बढ़ते हम लोग, कुछ स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को हम लोग यहाँ पे क्लियर सुन लेते हैं ताकि एग्जाम में जब आएगा तो आप टिक कर लीजिएगा। कृषि एक मशीनी वस्तु नहीं है, बल्कि गांव में रह रहे 80% लोगों की जीविका की गारंटी देने की रीढ़ है। कृषि एक मशीनी वस्तु नहीं है, बल्कि गांव में रह रहे 80% लोगों की जीविका की गारंटी देने की रीढ़ है। यह कथन एस स्वामीनाथन का है। किसका है, एस स्वामीनाथन, जो हरित क्रांति वाले हैं। आगे बढ़ते हम लोग, भारत में पिछड़ी जाति तो है ही, यहाँ पिछड़े हुए उद्योग भी है, और दुर्भाग्यवश कृषि इसमें सबसे अधिक पिछड़ी है। यह कथन किसका है तो डॉक्टर क्लाउस्टन का है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर क्लाउस्टन कि भारत में पिछड़ी जाति तो है ही, और यहाँ पे पिछड़े हुए उद्योग भी हैं, और दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ की कृषि भी बहुत पिछड़ी हुई है, ये कहते हैं डॉक्टर क्लाउस्टन। आगे बढ़ते हैं लोग, फसल के प्रकार, फसल के 2 प्रकार बताए गए हैं। एक तो है खाद्य फसल, जिसको खाने के बाद पेट भरता है, पेट भरने के लिए खाया जाता है, उसे कहते हैं खाद्य फसल। जैसे धान, गेहूं, मक्का, जौ, ज्वार, बाजरा, चना, अरहर, ये है खाद्य फसल, जिनके उपजाने का मूल मकसद क्या होता है कि जो भी उपज होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, खाने के तौर पे, खाने के इस्तेमाल में लाएंगे। दूसरा है नगदी फसल। नगदी फसल का मतलब यह होता है कि इसको, जब ये फसल का उत्पादन कंप्लीट होगा तो इसको बेचेंगे और बेच के पैसा का अर्जन करेंगे, इसीलिए इसे नगदी फसल कहते हैं, कैश क्रॉप कहते हैं, व्यवसायिक फसल कहते हैं, अदर नाम से भी जाना जाता है। नगदी फसल पे एक रील वीडियो अपलोड किया गया है इसी चैनल पे, वहाँ पे आप जाके उसको विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत ही कम समय में पूरे नगदी फसल याद करा दिए जाएंगे। जैसे कुछ नगदी फसल कौन कौन है, जैसे ईख, जूट, तिलहन, आलू, प्याज, और वहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही शानदार तरीके से बताया गया है। क्या आप देख रहे हैं
इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि गरीबी का दुष्चक्र के बारे में रेगनर नर्क्स का यह कथन है। गरीबी ये क्या है? दुष्चक्र है कि गरीबी के कारण ही गरीबी और उत्पन्न होती है। गरीबी एक चक्र में घूमते रहता है। गरीबी का दुष्चक्र के बारे में कौन कहा है? तो रेगनर नर्क्स ने इसके बारे में अपना स्टेटमेंट दिया है। इसी के बाद हम क्या करते हैं कि इकोनॉमिक्स का पार्ट 2 जो लास्ट है ऑब्जेक्टिव स्पेशल 9th का इकोनॉमिक्स कंप्लीट हुआ, समाप्त हुआ। आप इसको वॉच करें और कंप्लीट करें तैयारी।